और बढ़िया। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस इस टॉपिक के अंदर में पिछले जितने भी वीडियोस हैं, जो भी इंट्रोडक्शन है और रिक्वायरमेंट्स की हमने बात कर ली थी, उन सभी का जो लिंक है यहाँ पर आपको आई बटन के अंदर में मिल जाएगा देखने को। हम आगे उसी टॉपिक के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस काम कैसे करता है और क्या कुछ रिएक्शन होती है इस फोटोसिंथेसिस के अंदर में। तो हेडिंग दे देते हैं हम, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसके अंदर में सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स की बात कर ली थी कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो 4 चीज़ें वहाँ पर हमने देखी थी। CO2 होता है, H2O होता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, अब अगर हम लोग इन सभी चीज़ों को अगर रिएक्शन के अंदर में पुट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आता है CO2 प्लस ऐड होता है इसमें H2O। CO2 और H2O ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2O ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर में। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है C6H12O6 प्लस 6H2O एंड 6O2। इन चीज़ों का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर बात ध्यान देने की ये है कि पहले भी NCERT के अंदर में ऐसा लिखा हुआ था, या अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर 12 मतलब जो H2O है, एक्चुअल में अगर रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर होता है 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O एंड 6O2। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग बात कर लें कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए मेन प्रोडक्ट अपना यहाँ पर कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है ग्लूकोज। हालांकि ये दोनों चीज़ें बन रही हैं, लेकिन ये दोनों जो होते हैं वो दरअसल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। इनका प्लांट को काम नहीं होता, या यूज़ होता भी है अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वो उसका ऑक्सीजन में यूज़ है, रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेगा, या बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में वाटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो एफिशिएंटली इनको बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। वो ऐसा नहीं है कि हाँ ये CO2 और H2O मिला के वो H2O और ऑक्सीजन बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बन क्या रहा है, मेन मकसद क्या है इसका, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के अंदर में अगर हम लोग देखें तो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन का 12 मॉलिक्यूल होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 होंगे, टोटल 6 ऑक्सीजन है। तो अगर हम लोग देखें कि इस तरीके से कि C6H12O6 ये फार्मूला आ जाता है, तो ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट है इसके अंदर में 3 चीज़ें हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट साइड में सिर्फ यहाँ पर 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं, एक CO2 और दूसरा H2O, और इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर बनाया जा रहा है ये अपना ग्लूकोज। इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो ग्लूकोज है इसके अंदर में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। तो ये जो कार्बन है वो इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा, मतलब ये जो दोनों रिएक्टेंट है, ये जो दोनों कंपाउंड हैं, इसमें से कौन सा कंपाउंड इस ग्लूकोज के कार्बन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, ग्लूकोज को कार्बन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो जवाब है सिंपल CO2, क्योंकि CO2 के पास ही कार्बन है, यहाँ पर वाटर के पास कार्बन नहीं है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर में जो कार्बन होता है वो किससे आता है, CO2 से या H2O से, तो आंसर हो जाएगा CO2 से। दूसरा अपना एलिमेंट यहाँ पर आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, तो CO2 के अंदर में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, वाटर के अंदर में हाइड्रोजन होता है। तो इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो, जो ग्लूकोज के अंदर में हाइड्रोजन होता है वो मिलता है अपने को वाटर से। और यहाँ पर अब बात आती है ऑक्सीजन की, कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर में जो ऑक्सीजन होता है वो कौन प्रोवाइड कराता है, CO2 या H2O। चलिए इसकी बात भी हम लोग आगे करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर में। उसके पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पर, कि पहले भी NCERT के अंदर में ये एक चीज़ लिखी हुई थी, और बहुत सारे लोग अभी भी जो पढ़ाते हैं वो ये कि जैसे अगर हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं कि 6CO2 प्लस 12H2 गिव्स 6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, यहाँ भी रिएक्टेंट साइड में 12H2O है और प्रोडक्ट साइड में 6H2O हमें वापस से मिल जा रहा है। मतलब रिएक्शन में हम लोग 12H2O डाल रहे हैं, वहाँ पर रिएक्शन करवाने के लिए 12H2O के मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहा है, और बदले में हमको 6H2O मिल ही जा रहा है। तो अगर हम लोग सीधा सीधा जब रिएक्शन में देखते हैं तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि क्यों ना इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ से 6H2O से 6H2O यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, और फॉर्मूला अपना हो जाता है 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स 6H12O6 प्लस 6O2। ये 6H2O का कैंसिल, तो इसकी जगह पे सिर्फ फॉर्मूला प्रोडक्ट साइड में 2 चीज़ें बनेंगी, 6H12O6 प्लस 6O2, और रिएक्टेंट साइड में सिर्फ यहाँ पर 6H2O ही रह जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नहीं, ये रिएक्शन पहले NCERT के अंदर में भी लिखा हुआ था, बहुत सारे लोग अभी भी पढ़ाते हैं, लेकिन गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ठीक है, आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर कह रहे हैं तो वो ठीक है, रिएक्शन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जब फोटोसिंथेसिस का जब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं जब प्लांट के अंदर में कि वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से रिएक्शन होती है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक्टिवली 12H2O पार्टिसिपेट करते हैं और 12H2O पहले पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद किसी दूसरे कंपाउंड में बाद में वापस से वो मिल के ये दूसरे किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर में 6H2O हमको ऑब्टेन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 12H2O हम डाल रहे हैं उसमें से 6 ही यूज़ हुआ और 6 यहाँ पर बाहर निकल गया। अगर सिर्फ 6 ही यूज़ होता और 6 बाहर निकल जाता तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 12H2O हम उसके अंदर में डालते हैं और बदले में उसमें रिएक्शन होती है, वो 12H2O जाते हैं वहाँ पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि एक्स्ट्रा 6H2O जो है वो हमें बाहर मिल जाता है, किसी दूसरे रिएक्शन से मिलता है, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ पर आप सिर्फ अगर 6H2O दें तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए 12H2O देना पड़ता है, 12H2O पार्टिसिपेट करेंगे और फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट में, दूसरे रिएक्शन के अंदर में आपको ये बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको 6H2O मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इन दोनों बातों को अभी अपन प्रूव कर लेते हैं कि सबसे पहली बात कि ये जो ऑक्सीजन आया है वो कहाँ से आया है, O2 ये CO2 से आया है या H2O से, और दूसरी चीज़ कि क्या ये 6H2O का रहना यहाँ पर ज़रूरी है, क्या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या नहीं। तो ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है, बिल्कुल ही बैलेंस्ड है रिएक्शन। और इसके अंदर में देखें कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक और क्वेश्चन, जितने भी रिएक्शन होते हैं आपने केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ा है, रिएक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जो होता है वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड करते हैं और रिडक्शन जो होता है जहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं या हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है रिडक्शन के हाइड्रोजन को ऐड करना, और हाइड्रोजन को निकालना भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है। और कोई सा भी रिएक्शन जो है वो सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकता है, सारा का सारा रिएक्शन जो होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। मतलब किसी एक चीज़ का, किसी एक कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे का रिडक्शन भी हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, केमिस्ट्री के अंदर में आपने पढ़ा होगा। अब इस अगर रिएक्शन की बात करें एज अ होल, इस पूरे रिएक्शन की बात करें तो ये भी एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन होगा। किसी न किसी चीज़ का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो किसी न किसी एक कंपाउंड का यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कौन से कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, और अपना जो मेन कंपाउंड है, मेन कंपाउंड इसके अंदर में कौन है, हमें बनाना कौन सा था, ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज को बनाने के लिए जो रिएक्शन हुई है, क्या वो ऑक्सीडेशन थी या रिडक्शन थी? ये जो ग्लूकोज बना है वो ऑक्सीडेशन से बना है या रिडक्शन से, उसकी बात भी यहाँ पर आगे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बात ये आ जाती है सबसे पहले कि ये रिएक्शन होता कैसे है, ये कैटालाइज कैसे होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, टोटल हमारे पास हाइड्रोजन के 24 एटम्स हैं, ठीक है। 24 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 12 × 2 24 हाइड्रोजन है। और अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास है 12, सिंपल है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपने पास, ऑक्सीजन के 12 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के यहाँ पर 24 एटम्स हैं। सबसे पहले जो पहली रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन ये होती है, यहाँ पर सनलाइट क्लोरोफिल की बात हम आगे करेंगे, रिएक्शन जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। फिलहाल अगर हम लोग इसको सिर्फ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कहाँ पर जा रहा है और किससे रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से, तो 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 12 ऑक्सीजन के एटम है। सबसे पहले यहाँ पर ये पहली रिएक्शन यहाँ पर ये होती है कि ये टूट जाता है। सबसे पहला काम ये होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में, और यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है 6O2 में। 12 ऑक्सीजन का एटम था, 6 × 2 12 ऑक्सीजन, मतलब 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बन जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। अपने को एक वाटर था, 12 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, वहाँ से 12 ऑक्सीजन के एटम्स निकल गए और बदले में वो 6O2 सीधा सीधा बन के निकल गया। अब आप कहोगे कि सर ऐसा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O वो इस तरीके से नहीं टूटता कि हाइड्रोजन अलग हो गया H2 और प्लस ऑक्सीजन। वो कैसे टूटता है, H++ OH- इस तरीके से टूटता है। तो ठीक है, वो बात आपकी सही है कि ये H++ OH- के फॉर्म में टूटता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो रिएक्शन, यहाँ पर जो ये रिएक्शन हो रहा होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ऐसा शो किया हुआ है, पहली बात। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर प्लांट के अंदर में एक स्पेशल
एक इक्विपमेंट होती है, एक स्पेशल मैकेनिज़्म होता है, एक स्पेशल इस तरीके का यहाँ पर सेटअप होता है जिसके अंदर में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसी तरीके से टूटता है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर वाटर को इसी तरीके से तोड़ा जाता है। ठीक है, हाँ, इनिशियल रिएक्शन जो होती है वो ऐसी ही होती है कि H2O टूटेगा H++OH- के अंदर में, लेकिन वहाँ पर ये एक स्टेप का रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ पर सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है जिसके बाद अल्टीमेटली ये 24 हाइड्रोजन और 12 ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। अब यहाँ पर जो 12 ऑक्सीजन का जो एटम था वो 6O2 के अंदर में कन्वर्ट हो गया, एक प्रोडक्ट हमने बना लिया है। अब यहाँ पर जो 24 हाइड्रोजन है इसमें से, अब देखो यहाँ पर सुनो, ऐसा ये 6CO2 है, यहाँ पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6 है ना, C6। अब और ऑक्सीजन भी यहाँ पर है, मतलब ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, इसको चाहिए क्या, सिर्फ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हम यहाँ से देंगे। हाइड्रोजन इसको कितना चाहिए होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 12, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 24, मतलब कि इसमें से हम क्या करते हैं कि 12 हाइड्रोजन इसे प्रोवाइड करते हैं, और बदले में 12 हाइड्रोजन अभी हम यहाँ पर साइड में लेकर रख लेते हैं कि अभी के लिए यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं कि इसमें से 12 हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया है, आप ऐसा समझ के चलना। अब यहाँ पर जो हमने 12 हाइड्रोजन इस CO2 को दिया, तो किसी भी एक कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ये होता है रिडक्शन। ठीक है, तो 20 मतलब ये CO2 था, CO2 के अंदर में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और तब जाकर प्रोडक्ट बन रहा है अपना ग्लूकोज। तो किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऐड करना एक रिडक्शनल प्रोसेस होता है, रिडक्शन होता है, और इसी वजह से जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा वो एक रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग रिएक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपने पढ़ा है। तो एज अ होल अगर हम रिएक्शन की बात करें, पूरे के पूरे रिएक्शन की, तो वो क्या होगा, एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। लेकिन जो हमारा मेन कंपाउंड है ग्लूकोज, इसके बिहाफ में अगर हम लोग बात करें कि ये जो ग्लूकोज बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये बनता है रिडक्शन की वजह से। रिडक्शन ऑफ व्हाट, रिडक्शन ऑफ CO2। तो 12 हाइड्रोजन जो है वो इस CO2 को मिल जाता है और बदले में ये कन्वर्ट होगा अब ग्लूकोज में। लेकिन अभी ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर CO2, अब देखो यहाँ पर अपने को क्या मिल गया, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर मिला। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H12 हो गया ना, C6H12, O6 बनाना है, लेकिन अभी O कितना है अपने पास 12, O2 × 6 है ना, O12, तो C6H12O12। यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड बनना है वो है C6H12O12 बन रहा है, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए था, C6H12O6, मतलब यहाँ पर 6 ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो होता क्या है कि चलिए यहाँ पर समझने के लिए ऐसा लिख देते हैं, आप ऐसा मत समझना कि ये कोई एक कंपाउंड बनता है। अब इसमें से क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा, 12 हाइड्रोजन इसको मिला और मिलके ये कन्वर्ट हुआ किसमें, C6H12O12 में, लेकिन उसमें से इसने क्या किया अपना कि O6 या 6 ऑक्सीजन इसने अपना बाहर रिलीज कर दिया। ठीक है, तो C6H12O12 था, 12 में से 6 ऑक्सीजन इसने निकाल दिया तो बचा O6 और ये बन जाता है अपना ग्लूकोज। और इधर हमने 12 हाइड्रोजन अलग कर रखा था, ये जो 12 हाइड्रोजन होगा ये इस 6 ऑक्सीजन के साथ मिलके, ठीक है, 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन ये दोनों मिलके कन्वर्ट हो जाते हैं और बना देते हैं 6H2O। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको थोड़ी सी अगर और बातें अगर आपको ध्यान में रखनी हो, आप ये मत ही लिखना, नहीं तो आप इस प्रोडक्ट के बारे में कंफ्यूज हो जाओगे। C6H12O12 क्या होता है, O12 तो हमने कहीं पे पढ़ा ही नहीं है, तो आप इसे मत लिखना, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो अभी अपन क्या करते हैं कि एरो को कुछ यूँ मिला देते हैं, ठीक है, और इसमें से हम यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा सिंपल फॉर्म में नज़र आ रहा होगा। क्या है, अपने पास सबसे पहले वाटर को तोड़ना है, 12 × 2 12 24 हाइड्रोजन हो गया और 12 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर 12 ऑक्सीजन जो है वो 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर में कन्वर्ट होकर ये बाहर इवेपोरेट हो जाता है। बदले में जो 24 हाइड्रोजन बचता है उसमें से 12 हाइड्रोजन जो है वो CO2 को मिल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 6H12O6 में, बदले में 6 ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हुए। और यहाँ पर जो अपने पास 12 हाइड्रोजन आया था वो 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 6H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। मतलब ये हुआ, अब हमने 3 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी थी कि क्या ये रिडक्शन डिवीज़न है, ऑक्सीडेशन डिवीज़न है, रिडक्शन डिवीज़न है, रिडक्शन रिएक्शन है या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर बात करी थी कि यहाँ का जो ऑक्सीजन आता है वो किससे आता है, H2O से या CO2 से आता है। और तीसरी बात जो हमने करी थी यहाँ पर ये
कि क्या एक्चुअल में यहाँ पर 12 वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, क्या 6 वाटर मॉलिक्यूल से काम नहीं चलेगा। तो इन तीनों का जवाब अब यहाँ पर आपको मिल गया होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले बात करते हैं, क्या 12 वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत थी, क्या 6H2O से काम चल जाता, नहीं चलता। यहाँ पर रिएक्शन जब करवाना था तो देखो यहाँ पर 24 हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया है रिएक्शन में। ऐसा होता कि इसमें से सिर्फ 6H2O की ही ज़रूरत पड़ती, तो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल के ये 6O2 में कन्वर्ट कभी नहीं होता। ठीक है, मतलब यहाँ पर 12 वाटर मॉलिक्यूल हमको देना पड़ेगा, तब जाकर ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर निकलेंगे और 24 हाइड्रोजन निकलेगा, जिसमें से ये 12 हाइड्रोजन इसको मिलेगा और 12 हाइड्रोजन मिलके ये यहाँ पर वाटर बना रहा है। तो यहाँ पर ये जो वाटर बना है, क्या इसी में से डायरेक्टली निकल के यहाँ पर बन गया है? नहीं, यहाँ पर क्या हुआ है कि इसमें से कुछ जो हैं, इसमें का हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, ये दोनों में से वाटर का हाइड्रोजन निकला है, CO2 से ऑक्सीजन निकला है, और इसका हाइड्रोजन और इसका जो ऑक्सीजन था वो दोनों मिलके यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं 6H2O। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला जवाब यहाँ पर कि क्या इस रिएक्शन के अंदर में 12H2O का होना ज़रूरी है, क्या 6H2O से काम नहीं चल जाएगा, क्या हम कैंसिल आउट कर सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और बदले में बाकी किसी और रिएक्शन के द्वारा ये 6H2O हमको वापस से प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, दूसरे सवाल का जवाब यहाँ पर कि यहाँ पर, हाँ वो आपको बता दिया कि दूसरा सवाल यहाँ पर कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, सभी तरह के होते हैं। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन होता है, किसी एक चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। यहाँ पर अपना जो ग्लूकोज बन रहा है वो किससे बन रहा है? ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से। तो यहाँ पर CO2 के अंदर में हाइड्रोजन ऐड किया गया है, और हाइड्रोजन का ऐड करना रिडक्शन बोला जाता है, और उसी के ऐड करने की वजह से यहाँ पर क्या बन रहा है? ग्लूकोज। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक रिडक्शन डिवीजन है। वैसे भी आप देख लो 12 हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है, साथ में 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर जब 12 हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ तो इसमें से ऑक्सीजन भी 6 ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो 6 ऑक्सीजन का बाहर निकलना ये भी रिडक्शन है, और 12 हाइड्रोजन का ऐड होना ये भी रिडक्शन है। तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, वो किसकी वजह से बनता है? रिडक्शन की वजह से, यानी कि ये एक टाइप का रिडक्शन डिवीजन है और रिडक्शन रिएक्शन है, सॉरी। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अपने तीसरे पॉइंट की, कि यहाँ पर जो ग्लूकोज बना है इसके अंदर में जो ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता है? CO2 से या H2O से। ठीक है, तो जो कार्बन है वो तो आएगा CO2 से, हाइड्रोजन जो इसमें का है वो आएगा H2O से, और जो ऑक्सीजन है क्या वो वाटर का है कि CO2 का है? तो अब आपको सब बात आ गई होगी समझ में कि जो वाटर का ऑक्सीजन था वो डायरेक्टली ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन आया है वो किसका आया हुआ है? वो आया हुआ है CO2 का। CO2 एज इट इज़ ऐसे का ऐसा ही रहता है, सिर्फ इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और बदले में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज के अंदर में ऑक्सीजन होता है वो दरअसल CO2 से आया हुआ होता है, ना कि H2O से। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये रिएक्शन चल रही है। आई होप आपको बात आ गई होगी समझ में, सीखने के लिए यहाँ पर था। अब ये सब जो रिएक्शन होते हैं ना, कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, तो आप इसको अभी के लिए, थोड़े समय के लिए आप मान के चलना कि चलो आप ऐसा कर लो कि इसको आप पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप जल्दी से लिख लीजिएगा। चलिए, एक और यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे अभी दिमाग में आया, आप उसका जवाब देना सोच के, कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो फोटोसिंथेसिस की जो एक रिएक्शन है, इसके अंदर में हमको 4 चीज़ों की ज़रूरत थी: CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल का हमने फंक्शन देख लिया है कि ये CO2 जो होता है वो आता है किसके द्वारा? तो वहाँ पर स्टोमेटा के द्वारा आता है, और क्लोरोफिल जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, अब ज़रा सोच के बताना, क्या वाटर चाहिए? क्या वाटर ज़रूरी है? क्या वाटर नहीं होता, इसकी जगह कुछ दूसरा कंपाउंड होता तो भी क्या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो सकती थी? फोटोसिंथेसिस में सबसे पहली चीज़ हम क्या बना रहे हैं? मेन प्रोडक्ट अपना कौन सा है? ग्लूकोज। बाय प्रोडक्ट कौन सा है? तो H2O एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम बाय प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि चलो बाय प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो उससे हमें लेना देना नहीं है। अगर हमको ग्लूकोज बनाना है, अगर मेरा सोल मकसद, हमारा अगर इकलौता अगर एक ही मकसद हो कि हमें बस ग्लूकोज मिल जाए, उससे मतलब है, हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, तो क्या ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, स्पेशली पूरे फोटोसिंथेसिस की बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि क्या ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए वाटर मॉलिक्यूल का ही होना ज़रूरी है? क्या वाटर के अलावा अगर कोई दूसरा कंपाउंड होता इसकी जगह तो क्या ग्लूकोज बनता या नहीं?
आंसर सोचिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सोचिए इसको। अगर आपको आंसर मिल जाता है ठीक है, आप यहीं पे वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आंसर अभी मैं देने वाला हूँ। चलिए, तो अब इसका आंसर है नो, वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। आप खुद से सोचो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए था, CO2, और CO2 के साथ चाहिए था यहाँ पर हाइड्रोजन की। कोई इसको बस हाइड्रोजन दे दे, कोई भी इसको हाइड्रोजन जब एक बार दे देगा ना, तो ये अपने आप यहाँ पर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। हम पूरे फोटोसिंथेसिस की बात नहीं कर रहे कि हाँ उसके बाद उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा या जो कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए यहाँ पर वाटर की जगह पे कुछ और होता तो भी यहाँ पर CO2 जो है उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर ग्लूकोज बना देता है। ऐसा समझें कि आखिर H2O क्या दिया अपना, सिर्फ हाइड्रोजन। मतलब इसको हाइड्रोजन देने वाला, CO2 को हाइड्रोजन देने वाला अगर कोई दूसरा कंपाउंड भी होता जो हाइड्रोजन यहाँ पर अपना दे देता तो भी ये रिएक्शन हो जाती और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता, फोटोसिंथेसिस हो जाता। जैसे लेट्स से फॉर एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, 12H2O की जगह पे H2S होता, अगर सल्फर होता, कोई फर्क पड़ता रिएक्शन पे? कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो कैसे, यहाँ पर 24 हाइड्रोजन ये अलग हो जाता, वैसे ही 12 × 2 24 हाइड्रोजन, और बदले में 12 जो O यहाँ पर आया हुआ है वो 12S हो जाता, और बदले में यहाँ पर सल्फर गैस बाहर निकलती। सिर्फ इतना सा काम होता। यानी कि हम ऐसा भी कर सकते थे कि अगर यहाँ पर H2S दे दें, यहाँ पर अगर हम लोग सल्फर मतलब वो जो गैस, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पे अगर हम लोग सल्फर रख दें तो यहाँ पर सिर्फ सल्फर गैस निकलेगी, वाटर की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको क्या चाहिए, वाटर क्या है, एक तरीके का हाइड्रोजन डोनर है, ये अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। अब वो हाइड्रोजन डोनर यहाँ पर वाटर है, वाटर हाइड्रोजन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इसकी जगह पे कुछ और भी कंपाउंड होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ रिएक्शन जो है ये आसानी से कैटेलाइज हो जाती। आई होप आपको बात आ गई होगी समझ में, आप इसे लिख लिए होंगे। 2 काम आप यहाँ पर और कर लीजिएगा इसी रिएक्शन के अंदर में, ध्यान से सुनते रहिएगा कि यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं, और मतलब इसके अंदर में मैंने अभी 2 चीज़ें और भी मेंशन करनी है, तो आप ध्यान से सुनना यहाँ पर कि जो हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग रिएक्शन लिखने वाले हैं। जो हमने कहा ना कि सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि H2O से ये टूटेगा 12 हाइड्रोजन और 24 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन के अंदर में, और ये 24 हाइड्रोजन जो है CO2 को मिल जाएगा और बदले में ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सबसे पहले इस वाटर को ही तोड़ने के लिए ना सनलाइट की ज़रूरत थी। हमारे पास, हमने कहा ना कि हमारे पास तो CO2 भी था, हमारे पास वाटर भी था, हमारे पास सनलाइट भी था, सिर्फ क्लोरोफिल नहीं था। तो क्लोरोफिल कर क्या रहा है, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के साथ साथ उसी के साथ साथ यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हो रहा है, ये वाटर भी ब्रेक होता रहता है। तो सबसे पहली स्टेप्स, जो सबसे पहला रिएक्शन जो होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस का। फिर सेकेंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाना। फिर दूसरा रिएक्शन आता है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फिर थर्ड रिएक्शन यहाँ पर आती है ये, अब ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। आपको पहले स्क्रीनशॉट में मैंने नहीं लिखा था यहाँ पर, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते फिर कि ये 3 मॉलिक्यूल का नंबर है कि क्या है, तो आप याद रखना ये स्टेप है, या फिर हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप आता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, और फोर्थ स्टेप आता है अपना रिडक्शन ऑफ CO2 का रिडक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू CO2। ये हो जाते हैं 4 स्टेप हमारे कंप्लीट। आप इसे यहाँ पर अभी जो आपने स्क्रीनशॉट जो लिया था, अब उसका फाइनल स्क्रीनशॉट ये हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर ये 4, ये रिएक्शन हो जाएगी। और अब हम लोग यहाँ पर स्टेप की बात करेंगे। चलिए अब उन्हीं सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हमने पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ा है कि 4 स्टेप के अंदर में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस वो रिएक्शन था, यहाँ पर अब आ जाता है कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप पे ये कंप्लीट होगा। सबसे पहला स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, लाइट का एब्जॉर्ब होना किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। तो क्लोरोफिल सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू
केमिकल एनर्जी, फिर उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कई बार आप बहुत बार सुनते हुए आ रहे हैं कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये केमिकल एनर्जी होती क्या है और करता क्या है ये? तो केमिकल एनर्जी जो है वो दरअसल होता है एटीपी। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपको ये चीज़ें अगर समझ में आ रही होंगी, अगर याद हो जाएगा कि केमिकल एनर्जी कौन सा होता है, तो एक एटीपी होता है एंड NADPH2। अगर याद रह जाए याद कीजिएगा, नहीं याद रहे छोड़ देना, ठीक है, नहीं पढ़ना है अपने को। ये जो 4 स्टेप है ये आपको NCERT पेज नंबर 96 पे ही मिल जाएगा और उसको 3 स्टेप में ही दिखा रखा है। ये पहला स्टेप दिखा रखा है, इन दोनों को मिला के सेकंड स्टेप दिखा रखा है और इसको फिर थर्ड स्टेप में दिखा रखा है। वहाँ पर आपको मिल जाएगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऐसे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट को, और फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये NCERT के ही पॉइंट है, NCERT के ही पॉइंट है, सिर्फ आपको 4 स्टेप के अंदर में ही आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, तो सबसे पहले हमने इसको क्या करा है कि 4 स्टेप के अंदर में अलग अलग डिवाइड कर रखा है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब लाइट की हेल्प से ये 2 कंपाउंड बना लिए जाते हैं। ATP आप कहोगे कि वो तो पहले से ही होता है, ठीक है, तो फिर इसको बनाने की क्या ज़रूरत है। NADPH2 ये क्या होता है, ये क्यों हम लोग बना रहे हैं लाइट से, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि सनलाइट आया, सनलाइट जो है वो लीफ के ऊपर में गिरा, क्लोरोफिल ने उसको एब्जॉर्ब किया और उस लाइट को फिर सेकंड स्टेप के अंदर में क्या किया गया कि लाइट को केमिकल में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब उस लाइट की हेल्प से 2 अलग अलग केमिकल बना लिए गए, 2 अलग अलग कंपाउंड बना लिए गए। ATP आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, आप जानते होंगे ATP क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सुना होगा इसके बारे में, ATP के बारे में। लेकिन ये NADPH2, ठीक है, NADPH2 को पहले साइड में कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें कि ये ATP आखिर बना क्यों रहा है, फोटोसिंथेसिस में ये ATP भी बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन में ATP बनता है, क्या फोटोसिंथेसिस में भी बनता है? बिल्कुल। अब यहाँ पर ATP बनाने का सिग्निफिकेंस क्या है, पहली बात, और दूसरी बात ये कि ATP आखिर बना ही क्यों रहे हैं जब हम रेस्पिरेशन में बना ही सकते हैं, या फिर ATP हमारे पास रेस्पिरेशन से पहले ही मौजूद होता है। तो इसका मतलब कि ये ATP बनाने का मकसद क्या है। तो आप ऐसा सोचो, आप क्या कर रहे हो, फोटोसिंथेसिस, किस लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। उस ग्लूकोज का आप क्या करेंगे, उस ग्लूकोज को हम यूटिलाइज़ करेंगे और बदले में ATP बनाएंगे, मतलब उस ATP से हम एनर्जी लेंगे। मतलब फूड हम लोग खा रहे हैं, फूड बना रहे हैं, प्लांट अगर फूड बना रहा है तो उसका यूज़ करके एनर्जी बनाएगा, मतलब उसी को यूज़ करके ATP बनाएगा। अब सोचो कि ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस करने के दौरान कुछ ATP यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे क्या होगा कि अगर हम लोग बात करें कि फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है, जब आप कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, जब आप फूड बना रहे हैं, तो फूड बनाने के दौरान भी हमारी कुछ एनर्जी हमको देनी पड़ती है, प्लांट को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ऐसे फ्री में तो होगा नहीं, रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है प्लांट को। अब आप खुद से सोचें कि मान के चलें कि जो फूड आपने बनाया या जो आप फूड बनाने जा रहे हैं उसमें 50 ATP का यूज़ हो रहा है। आप ऐसा सोच लो, 50 ATP वो एनर्जी थी, वो करेंसी थी, वो 50 रुपये थे, जिसको यूज़ करके हमने क्या किया कि हमने फूड बना लिया। और उस फूड को, मतलब ये प्लांट ने फूड बना लिया, फोटोसिंथेसिस बना लिया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, और उस 50 ATP जो अब प्लांट ने यूज़ किया अपने तरफ से, अगर ये वाला स्टेप नहीं होता, हम बात कर रहे हैं कि अगर ये ATP नहीं बनता तो प्लांट को अपने पास से ATP लगाना पड़ता। और आप भी ऐसे ही कह रहे हैं कि यार ATP पहले से ही था तो हम लोग ATP लगा देते हैं। तो प्लांट ने क्या किया कि अपना 50 ATP उसके अंदर में लगा दिया, बदले में वो बना दिया कार्बोहाइड्रेट, फूड बना दिया। और उस फूड का जब यूज़ कर रहा है प्लांट तो उसके बदले में फिर उसको 50 ATP ही मिल रहा है। इस बात का कोई सेंस बना क्या? क्या मतलब हुआ, मैंने मेहनत करी, 50 रुपये लगाए, और बदले में जब वो फूड बना और तैयार हुआ और उससे जब फ़ायदा हुआ तो वो सिर्फ 50 ATP दे रहा है फिर से। तो वो रिएक्शन करवाने का फिर मतलब ही क्या रह गया जब हमको कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा ना हो। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पर होता क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एनर्जी लगती है तो वो प्लांट खुद से ना बना के वो क्या करता है कि उसी लाइट एनर्जी को ही यूज़ करके फोटोसिंथेसिस बना लेता है, उसी लाइट एनर्जी को यूज़ करके ATP और बना लेता है और उसी ATP को फिर यूज़ करता है डार्क रिएक्शन में। मतलब ये जो ATP बनता है ये अलग से नहीं बनता। नहीं तो हम लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस के दौरान भी ATP बनता है और हमें उसका फ़ायदा होता है। नहीं, ये ATP बनेगा नहीं, मतलब ये यूज़ आप नहीं कर सकते हो, ये प्लांट ही करेगा। और प्लांट को ये एक्स्ट्रा ATP नहीं बन के आ रहा है, ये प्लांट ये ATP इस वजह से बनाया है, ये सिर्फ उतना ही ATP है जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगा। तो जब तक कार्बोहाइड्रेट, जब तक रिएक्शन कंप्लीट होगी और लास्ट में जब कार्बोहाइड्रेट बनेगा ये ATP खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो
यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी लाइक एटीपी एंड NADPH2। अब आप कहोगे NADPH2 क्या है, तो NADPH2 भी आप ऐसा समझ लेना कि एक टाइप का एनर्जी करेंसी ही है। जैसे ये एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए एक कंपाउंड होता है, उसी तरीके से ये एनर्जी प्रोवाइड कराने का एक कंपाउंड होता है, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, ये होता है इसका, और हाइड्रोजन उसके साथ ऐड रहता है। तो निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट मैं लिखने वाला नहीं हूँ इस वजह से, क्योंकि फिर ये चैप्टर बहुत बड़ा होता जाएगा और फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अगर चाहो तो ये वाला लिख लेना, नहीं तो छोड़ देना। फिर उसके बाद क्या होगा, तो तीसरा स्टेप, हमने तीसरा स्टेप यहाँ पर मार्क कर रखा था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये पहले ही हम देख चुके हैं, हम जानते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर का टूट जाना, और फिर जो हाइड्रोजन है रिडक्शन ऑफ CO2, फिर उससे हम लोग क्या करते हैं कि CO2 का रिडक्शन करवा देते हैं टू कार्बोहाइड्रेट, और उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आई होप बात आ गई होगी समझ में। जल्दी से आप इसे नोट डाउन करेंगे।